जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, ये RQR ये हमेशा दिमाग में रखना। पहले R का मतलब है रिसोर्स। 90% एग्जाम में ये थ्योरी वैलिड है कि अराउंड 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि आपका 80% पोर्शन आ रहा होता है। हमारे घर की एक छत हुआ करती थी, बारिश हो रही थी, बहुत रोया था मैं उस दिन 1-1.5 घंटे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में और क्या बचा है। हमारे पड़ोसी एक समय पर परेशान होने लग गए थे कि आपके लड़के की क्या आदत है, ये सुबह के 4 बजे इतना तेज आखिर क्यों चिल्लाता है। वो जो हर क्रिएटर की ज़िंदगी में वो क्षण आता है जब उसे लगता है कि वो वायरल हो गया या वो उसका वीडियो ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ आपके लाइफ में कब आया? जब पेरेंट्स कभी कभार कमेंट करते थे कि हमारा बच्चे का ये इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर आप घूमे कहाँ हो? आपने अभी गाँव में गए हो कभी? आपने देखा है कि एक वो इंसान जो कि 3,500 रुपये दे रहा है उसके लिए वो भी ज़्यादा है। एक बच्चा अगर सोच रहा है कि मैं IIT के लिए भी तैयारी कर लूँ, 12th भी मैं क्लियर कर लूँ, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर तुम कभी पढ़ रहे हो तो ऐसा करो, 3 घंटे जैसे पढ़ना है तो हर घंटे पे एक अलार्म लगा के रख लो फ़ोन के अंदर। आज हम AI यूज़ तो करते हैं, बट AI जो है वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो आग से खेलने वाली चीज़ है। दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनकी उम्र महज 23 साल है। मतलब जिस उम्र में बच्चों को उनकी सोसाइटी का गार्ड भी ठीक से नहीं पहचानता, उस उम्र में इनके करोड़ों फैंस हैं। जिस उम्र में बच्चे 100 रुपए का कैशबैक आने पर खुश हो जाते हैं, उस उम्र में वो करोड़ों रुपए के ऑफर ठुकरा चुके हैं। इसके अलावा भी इनकी कहानी में इतना कुछ जानने को है कि अगर आपने ये पूरी बातचीत सुनी तो यकीन मानिए आप काफी कुछ सीख कर जाएंगे। तो स्वागत कीजिए कंटेंट क्रिएटर, एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर प्रशांत किरण का। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत, कभी सोचा था 4-5 साल पहले कि मैं हिंदुस्तान जैसे एक प्लेटफॉर्म पे होऊंगा, कोई मेरा ऐसा इंट्रो दे रहा होगा? जिंदगी क्या बहुत तेजी से बदल गई? नहीं, मतलब 4-5 साल पहले तो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि इतना आइडिया ही नहीं था ना कि हम इतनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें होंगी लाइफ के अंदर। बट अब देखता हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ, नहीं बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। प्रशांत, वैसे तो मुझे पता है कि आपको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, आपके अकेले चैनल्स पे 15-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मतलब 1.5-2 करोड़ लोग तो आपके चैनल को फॉलो करते हैं, आपकी वीडियोस पता नहीं कितने देखते हैं। फिर भी इससे पहले कि मुझे लग रहा है कि बातचीत हम शुरू करें, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो, अभी आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, फिर मैं आपकी पूरी जर्नी से स्टार्ट करूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है। मैं अलवर, जो राजस्थान का एक शहर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी के समय पर मेरे खुद के जो चैनल्स हैं उस पर अराउंड 18 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम नेक्स्ट टॉपर्स है, वो मेरी खुद की है, मतलब उसमें मैं एक को फाउंडर हूँ एक तरीके से, जिसके कई चैनल्स हैं। और आज के समय पर हम लाखों बच्चों को उस प्लेटफॉर्म की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन दे पा रहे हैं। गुड। तो चलिए, अब मुझे लग रहा है कि बातचीत की एक जमीन तैयार हो गई। प्रशांत, आप ही के मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, आपने कहा था कि 11th में जब आप थे तो एक मौका ऐसा भी था कि आपको डाउट हो रहा था कि मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं। बिल्कुल। और उसी के 3-4 साल बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि आप लोगों को खुद पढ़ाने लगे और आपके पढ़ाने के स्टाइल से आपको कंपनी ऑफर करने लगी। आपके चैनल को शुरुआत में शायद ऑफर आया था कि कुछ करोड़ हमसे ले लो और अपना चैनल हमें दे दो। तो जो बच्चा पास होने लायक भी नहीं था 11th में, अचानक उसकी पढ़ाने की स्किल से दुनिया ऐसे क्या इंप्रेस हो गई, उसे करोड़ों देने लगी? क्या कुछ चेंज फिर आया 11th के बाद, या आपको क्या रियलाइज हुआ? नहीं, ये बात बहुत सच है। जब मैं 11th के अंदर था तो एक समय ऐसा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ये क्लास पास भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि सब एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है ना कि बेटा या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियरिंग करेगा। तो मैंने भी वही स्ट्रीम ले ली थी, PCM की। चलो इंजीनियरिंग करेंगे, IIT की तैयारी करेंगे। तो IIT की तैयारी करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये कंपटीशन उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लाखों बच्चे हैं जो कि बैठ रहे हैं और शायद आपसे बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। तो धीरे धीरे बहुत डिमोटिवेशन फील हो रही है, लग रहा है कि होगा ही नहीं होगा। तो वो स्थिति थी जहाँ पर 11th में ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब तो पास होना भी बहुत मुश्किल है, बट जैसे तैसे पास हुआ। बट उसके बाद लाइफ ने एक ऐसा मोड़ लिया ना कि थोड़ी हिम्मत जुटाई, एक हौसला जुटाया कि अगर मतलब हर एक लड़का जो होता है एक मिडिल क्लास का ना, उसका एक ही सपना होता है कि अपने माँ बाप के लिए ना कुछ बहुत बेहतरीन करना है। एक दिन भी ऐसा है जब मैं अपने माँ बाप को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाऊं और उनको जो पसंद आ रहा है ना, उनको पैसा ना देखना पड़े। क्या बात है। क्योंकि बचपन से वो चीज़ देखनी पड़ी है ना कि अगर आप एक जूता भी ले रहे हो तो आप देख रहे हो कि अच्छा ये 1000 रुपये का जूता है, ये 1200 रुपये का जूता है। तो वो सोच के साथ वहाँ से मेहनत करना,
शुरू करा। अपने कॉलेज के अंदर ही यूट्यूब चैनल बनाया, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को गाइड करना, मोटिवेट करना स्टार्ट करा। क्योंकि मेरा मन ऐसा था कि मुझे अपने जब मैं स्टूडेंट था उस समय पर कोई ऐसा शिक्षक नहीं मिल पाया शायद जिसने मेरी लाइफ में बहुत मदद करी हो। ठीक है। तो मुझे वो एक शिक्षक बनना था, मुझे एक वो गाइड, मोटिवेटर, वो सब बनना था। तो मैंने उसी चीज़ के लिए मेहनत करी, बच्चों की लिए वीडियोस बनाई, लेक्चर्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें करी। वो समय भी था मुझे याद जब आज भी है वो तो खैर, कि कभी रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं और मेरा जो स्टूडियो है उससे आवाज़ आई जा रही है क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। बिल्कुल। तो क्या होता है ना कि सर्दियों का जो दिन होता है उसमें आवाज़ इधर उधर जाती है। तो जब मैं अपने घर से शूट करता हूँ तो बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं उनके आवाज़ जाती है। हाँ। तो सुबह 4 बजे मैं शूट कर रहा हूँ और जब मैं रिकॉर्डिंग, कब की बात है? ये आज से 3 साल पहले की बात है। हाँ, तो अब जब मैं शूट करता हूँ तो गला जो होता है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ जब मैं लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, तो आवाज़ जाती है बहुत तेज सर्दियों में एकदम आवाज़। तो हमारे पड़ोसी एक समय पे परेशान होने लग गए थे कि आपके लड़के की क्या आदत है, ये सुबह के 4 बजे इतना तेज तेज आखिर क्यों चिल्लाता है। हाँ। तो उनको उस समय पर समझाया तो नहीं जा सकता था, लेकिन नहीं, मेहनत थी काफ़ी उस समय पर। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेहनत आज इस जगह पर लेकर आ गई है ना कि आज अगर मैं कहीं पर अपने माता पिता को ले जा रहा हूँ तो मुझे वो प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता, उससे बड़ी चीज़ फिर कुछ होती नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है, आपने खुद ये बात कही कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ऐसा भी होता है 5 से 7 लाख बच्चे भी ऑनलाइन आके आपके लेक्चर सुनते हैं। मेरा इसमें बड़ा एक बुनियादी सवाल ये है कि आप भी स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, आपने देखा क्या रीज़न है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल टीचर से या कॉलेज में उस तरह अपने टीचर से कनेक्ट फील नहीं करते, और आपके जैसा 21, 22 या 23 साल का लड़का अगर कुछ पढ़ाने लगता है तो उनको फौरन वो बात समझ में आ जाती है। आपको क्या लगा, आपने क्या ऑफर किया जिससे बच्चों ने कनेक्टेड फील किया और वो चीज़ें बच्चे स्कूल में मिस कर रहे थे या कॉलेज में मिस कर रहे थे? मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर एडुकेशन की हम बात कर रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी एक समय पर जाकर, कि एक बच्चे को अगर आप एक किताब दोगे तो वो कभी पढ़ेगा ही नहीं। वो कहता है कि इतनी ज़्यादा बोरिंग है, समझ नहीं आता। और ये बात सच भी है ना, आज का जो यूथ है, इवन मैं भी हूँ, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है। हम क्या देख रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। अगर हम एक लॉन्ग वीडियो भी कोई देख लेता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो ही नहीं देख पाते लोग, अटेंशन ही नहीं है। तो उस दुनिया के अंदर ना अगर आपको किसी को पढ़ाना है जो कि थोड़ी बोरिंग हो सकती है, तो आपको एक इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाना है। आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि चल तेरा बड़ा भाई यहाँ पर है, तू बैठ, मैं तेरे को समझा रहा हूँ स्टोरीज की मदद से। जैसे मैं बहुत सारे निमोनिक्स, बहुत सारी स्टोरीज लेकर आता हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स लेकर आता हूँ। और मतलब ये चीज मैंने सीखी है कि एजुकेशन पढ़ाना नहीं है, वो कहीं ना कहीं थिएटर से रिलेटेड है। जैसे एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, वही एक्टिंग, वही कैरेक्टर्स आपको लाने पड़ते हैं और क्लासेस के अंदर चीजें समझानी पड़ती हैं, तो उससे बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत इजीली समझ आता है। तो मैं तो स्टोरीज की मदद से उन्हें समझाता हूँ और वो उनको क्लिक होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे बड़े भैया हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि आप ऐसी कोई उनको नई बात तो बता नहीं रहे हो, बताने की गुंजाइश भी नहीं है, जो है वही बताना है, लेकिन जो बताने का तरीका है, जहां आप उनकी अटेंशन होल्ड कर पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सारा गेम अटेंशन होल्ड का है, क्योंकि अटेंशन नहीं है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। मतलब इतने सारे आप रिसर्च पेपर देखोगे तो उसके अंदर ये रियलिटी पता चलती है कि आज का जो युवा है उसका अटेंशन स्पैन 30 सेकंड भी नहीं है। वो 30 सेकंड की एक रील को देख के भी स्किप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको उधर भी अटेंशन नहीं लग पा रहा है। हाँ। तो वो एक 1.5 घंटे का लेक्चर आखिर कैसे देखेगा? हाँ। अगर वो उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो। बिल्कुल। और अटेंशन पे जो तमाम तरह की रिसर्च है वो कहते हैं कि अटेंशन स्पैन सिर्फ 6 से 7 सेकंड का हम लोगों का रह गया है। बिल्कुल। और 6 से 7 सेकंड में रील में देख के लोग डिसाइड कर लेते हैं इसे देखना भी है या नहीं देखना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इससे पहले कि मैं आपकी आगे की जर्नी की बात करूं, मैं वहीं 11th से स्टार्ट करता हूं। ठीक है। कि आप जब आपको लगा कि आप फेल होने की कगार पर आए, इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आपने IIT क्रैक किया, फिर आगे भी आपने जो जितने हर्डल्स थे पार किए, वहां पर आपकी अप्रोच क्या थी पढ़ाई को लेकर? क्या आपने अपने आप को कहा और किस तरह से आपने अप्रोच दिखाई? ओके। इसके पीछे की ना एक पूरी कहानी है कि जब 11th क्लास में मैं था और मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे और पूरी तरीके से आप डीमोटिवेटेड हो गए और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, पर आपको ना लाइफ में एक बार मानना पड़ता है कि या तो आज मेहनत कर लो या तो कल मेहनत कर लो। क्योंकि एक बार तो एक इंसान को अपने पूरे लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप वो अर्ली लाइफ में मेहनत कर लो,
18 साल, 19 साल, 20 साल, या तो फिर आप वो 30 साल, 40 साल, कभी ना कभी तो आएगा जब आपको बहुत एकदम वो बोलते हैं ना रगड़ के मेहनत करनी पड़ती है। वो शब्द बहुत वैलिड है। तो वो मुझे अर्ली लाइफ में समझ आ गया। जब मैं 12th में, मैंने कहा नहीं अब तो करना पड़ेगा, अब नहीं करा तो कभी ना कभी लाइफ में बाद में करना पड़ेगा, अब सारी चीज़ों को भूल जाओ, फोकस्ड हो जाओ और लगकर पढ़ाई करते हैं। तो क्लास 12 से फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं भूल गया कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, दोस्त, कहीं घूमना जाना छोड़ दिया एकदम। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई हैक नहीं होता किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, हैक है मेहनत। मुझे याद है मैं 6-6 घंटे हर रोज पढ़ा हूँ 12वीं क्लास के अंदर, और बहुत मेहनत से मैं पढ़ा हूँ। तब जाकर वो एक इतना बड़ा एग्जाम जाके क्रैक हुआ, और जब वो क्लियर हुआ तो खुशी भी बहुत हुई। और जब कोई एग्जाम क्रैक हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट खुद के लिए शायद कम खुश होता है, बट उसके जब मम्मी पापा एकदम प्राउड होके बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे ने ये एग्जाम क्रैक कर लिया। अगले दिन अलवर का हमारा एक अखबार आया करता, तो उस अखबार में तस्वीर आई, तो पापा ने बड़े प्राउड होके सबको दिखाया। बस बिल्कुल, छोटे शहरों में तो मैं जानता हूँ, खुद मैं छोटे शहर से ही हूँ, कि वहां पर तो 10वीं या 12वीं में अगर टॉप कर जाओ या मेरिट में नाम आ जाए, ठीक है, और अखबार में आपकी तस्वीर आ गई, तो माँ बाप को लगता था ये चरम सीमा है सुख की। हाँ, वो हर एक गली मोहल्ले में जा जाके दिखा रहे हैं, मिठाइयाँ बंटवारे की, देखो अखबार में बेटे की तस्वीर आई है। तो उससे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो स्ट्रैटेजी की अगर जो बात है ना कि मैंने क्या अलग करा, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी मेरे लिए, वो सिर्फ मेहनत थी। मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने सोच लिया है ना कि मुझे आज मेहनत करनी है, तो लगकर प्रयास में जुट जाओ, फिर चाहे कितनी ही परेशानी आए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपने किस्सा ये भी बताया था कि आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन चाह रहे थे, लेकिन कुछ आपसे टेक्निकल गलती है चॉइस फिलिंग को लेकर, जिसकी वजह से आपको आईआईटी दिल्ली नहीं मिला। आपने फिर अटेम्प्ट किया, और जब फिर अगली बार आपको फिर पता चला कि अरे आप तो दे ही नहीं सकते थे। वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो चॉइस फिलिंग पहले तो बताइए क्या है, और उसमें क्या गलती आपसे हुई और बच्चे उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हुआ क्या था कि जब क्लास 12th के बाद मेरा आईआईटी जे का एग्जाम क्लियर हुआ, तो उसके बाद सब खुश थे। ऐसा लग रहा था कि जीवन में बहुत कुछ हासिल कर ली, अब इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। घर में कोई आईआईटीएन ही नहीं है, पहला आईआईटीएन घर में बन रहा है लड़का, तो सब खुश थे। तो उसके बाद हमें ये याद ही नहीं रहा, और हमें ये चीज़ पता भी नहीं थी, क्योंकि वो साल था जब ऑनलाइन उतना ज़्यादा नहीं था। तो उस समय पर एक चॉइस फिलिंग करके होता है। आपको आईआईटीज़ के अंदर, एक तो बहुत सारी आईआईटीज़ हैं अपनी कंट्री के अंदर, और उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग की। तो आपको कॉलेज, ब्रांच, सब कुछ का एक ऑर्डर बनाना होता है, और उस ऑर्डर के हिसाब से आपको अलोकेट होती है कि कौन सी आईआईटी आपको मिलेगी, ये वाली इसकी ये ब्रांच मिल रही है। तो ऐसे तो कुछ पता था नहीं कि कैसे करते हैं। तो हमने तो सारी की सारी आईआईटी जो सेम ऑर्डर था उसमें सेव बटन दबा दिया। आगे पता नहीं था कि अच्छा इनको री ऑर्डर भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज थी नहीं, ऑनलाइन में उस समय पर कोई था नहीं। तो वो कर दिया। अब उसमें 7 राउंड होते हैं। पहला राउंड के अंदर मिलता है आईआईटी दिल्ली। अब जैसे ही आपको अलोकेट होता है तो आपको उस कॉलेज में जाना होता है, एक फॉर्म वगैरह भरना होता है। तो मैं गया अपने मेरे जो पिताजी हैं उनके साथ में गया वहाँ पर, दिल्ली आया, और दिल्ली में आकर आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भर दिया। सब खुश, और एकदम मुझे याद है मेरे पिताजी ने तस्वीर खिंचवाई आईआईटी के सामने, आईआईटी का पीछे से टैग लगा हुआ है, और उसके सामने तस्वीर खिंचवाई, सब कुछ हो गया। अब हमें ये नहीं पता था कि आपको जब एक कॉलेज मिल जाता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको फ्रीज कर दो वहीं पर ही, मतलब इसको फिक्स कर लो। ठीक है। हमें वो ऑप्शन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस समय पर। तो हमने सोचा कि मिल गया है, अब तो फॉर्म भी भर दिया है, इससे ज्यादा क्या करना होता है, फीस भी होती है। तो आपके शहर में आसपास रिश्तेदारी में ऐसा कोई नहीं था जिससे आप कंसल्ट कर पाते या वो आपको सारी चीजें बता पाता? अब देखो, मेरा शहर जो है ना उसके अंदर इतने ज्यादा कोई आईआईटीएंस नहीं है, बट उतने नहीं है। और हमारे जो गली मोहल्ले हैं उसमें ऐसे भी कोई आईआईटीएन उस समय पर था नहीं, तो कोई था नहीं जो कि जिससे मैं कंसल्ट कर पाऊँ। पर उस समय पर ना काउंसलिंग का कुछ वो होता था कि आप पैसे दे दो लोगों को और वो आपकी पूरी चॉइस फिलिंग कर देते थे। तो उसकी फीस होती थी 10,000 20,000 रुपए। तो उस समय पर पता नहीं था कि इतना ज़रूरी है, और फिर सोचा कि इतने पैसे क्यों लगाने यहाँ पर, क्योंकि देखो रियलिटी है कि आपको चाहे आईआईटी मिल जाए, बट इस देश की आईआईटी फिर भी महंगी हैं, उनकी भी फीस बहुत महंगी होती हैं। तो फीस के लिए भी सोचा था कि चलो अब तो आईआईटी मिल गया, इसकी फीस देनी है, इसकी फीस दे के क्या करेंगे। तो वो कुछ करा नहीं। तो जो चॉइस फिलिंग करनी थी वो हमने नॉर्मली करके फॉर्म वगैरह भर दिया, और एक फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो भी सबमिट करा दी वहाँ पर। ठीक है। अब लग रहा था कि मिल गया आईआईटी। फिर वो राउंड्स आगे बढ़ते गए, 3rd राउंड, 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड, और उस साल 7th राउंड भी था एक। तो लास्ट राउंड आया
तो उसमें वो आईआईटी चेंज हो गई और वो फाइनल राउंड में आईआईटी आता है, आईआईटी धनबाद, जो धनबाद के अंदर आईआईटी है। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ कैसे पहुंच गया यहाँ कैसे पहुंच गया मैं। मेरे पास आईआईटी दिल्ली थी जो कि मैंने फॉर्म भी भर दिया था, पर आईआईटी धनबाद। फिर मैंने पूछा इधर उधर, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये तो चॉइस फिलिंग ऐसे होती है और इसमें तो शिफ्ट होता जाता है। तो मैंने पूछा कि अब वो जब मुझे पहले मिला था वो नहीं मिलेगा? कहते हैं नहीं, अब तो ये फाइनल हो गया। तो फिर सब उदास हो गए। वो समय ऐसा था कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते, कोई और ऑप्शन है वो देखते हैं, क्योंकि आईआईटी धनबाद, मैं राजस्थान से आता हूँ। मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे कि इतना दूर मत जाओ, दिल्ली तो फिर भी पास में है, इतना दूर जाओगे, कब घर आओगे, कब नहीं आओगे, क्योंकि आपके माता पिता को तो चिंता होती है ना कि इतनी दूर जाओगे और वो सब। तो बिल्कुल भी सब मना कर रहे थे कि इतनी दूर मत जाओ। कॉलेज अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में कोई बुराई है, बट जाना नहीं था इतनी दूर, एक वो भी होता है। तो फिर उसके बाद इसी का ये जो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होता है, इसकी जो स्टेज 1 होती है जेई मेन, इसी एग्ज़ाम से कुछ कॉलेजेस और होते हैं जो दिल्ली के होते हैं, जिनमें डीटीयू आता है, एनएसआईटी आता है, ये कॉलेजेस होते हैं। तो इन कॉलेजेस के जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो फिल करे और फिर इसमें एडमिशन मिल गया। हाँ, तो इसके अंदर अब एडमिशन मिल गया। बट वो है ना कि अंदर की जो भूख है वो तो आईआईटी को पाने की है। हाँ, बिल्कुल। वो तो उसी के लिए तैयारी करी है। तो लगा कि यार नहीं, अब मिल तो गया है, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। कॉलेज में जा रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने वो सपना देखा है, पिताजी ने तो सबको बता दिया है कि आईआईटी दिल्ली में हो गया, कि आईआईटी दिल्ली में हो गया, और अब आप कह रहे हो कि आईआईटी दिल्ली नहीं है अपने पास। हाँ, तो फिर लगा और लोगों को टेक्निकल डिटेल आप समझा नहीं सकते कि वो क्या हुआ। इतनी डिटेल मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं किसी को भी समझाऊंगा ना तो वो शायद इस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा कि अच्छा ये सब भी होता है क्या। तो इतना कोई समझा नहीं सकता। अब ये सारी चीजें हो गई, अगला साल मेरा शुरू हुआ, तो मैंने कहा कि नहीं, अब ऐसा करते हैं, एक बार फिर तैयारी करते हैं, एक बार फिर देते हैं एग्जाम। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा एक बार फिर तैयारी करेंगे और फिर देंगे एग्जाम, क्योंकि कॉलेज मेरा चल रहा है, वो कॉलेज मेरा स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है। मैंने कॉलेज जाना कम कर दिया, और वो साल था जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो कॉलेजेस भी 2020 की बात। हाँ, तो कॉलेजेस भी एकदम बंद हो गए थे, घर पे आ गए थे हम सब। तो उस समय पर मैंने सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं घर पे हूँ और कॉलेज जाना नहीं पड़ रहा, क्यों ना मैं पढ़ाई करूँ और एग्जाम फिर से देता हूँ। तो फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया। अब इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, जेई मेन, जेई एडवांस। मैंने पहला एग्ज़ाम दिया। अब जैसे ही वो एग्ज़ाम दिया तो वो क्लियर हो गया। पहला तो एकदम बहुत अच्छी परसेंटाइल आई और वो क्लियर हो गया। पर जो दूसरा एग्ज़ाम है उसी से आईआईटी मिलना है। अब वो दूसरे एग्ज़ाम का वो दिन जब उसका फॉर्म आता है, वो फॉर्म ऑनलाइन आपको फिल करना होता है। मैंने उस फॉर्म पे अपना रोल नंबर डाला और उस पर साफ साफ एक लाइन आती है, यू आर नॉट एलिजिबल, आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते। तो मैं सोच रहा कि इस एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एक निकल चुका है, तो मैं दूसरे राउंड का फॉर्म क्यों नहीं भर सकता? ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। फिर सर्च करा गूगल पे, इधर उधर बात करी, तो पता चला कि अगर आपको पिछले साल कोई आईआईटी मिल चुका होता है तो आप अगले साल आईआईटी का पेपर नहीं दे सकते। अरे, ये एक रूल होता है। और आपको ये बात भी नहीं पता थी? ये बात नहीं पता थी कि अगर आपको आईआईटी मिल चुका है, और ये बात मैं आपको बताता हूँ 99% लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता। बट एक रूल है कि अगर आपको आईआईटी मिल चुका है, आपने वो हटाया नहीं था वहां से नाम, तो फिर आपको अब दूसरी बार नहीं, पेपर नहीं दे सकते आप। तो इस टाइम तक तो आपको लग रहा होगा कि आपके खिलाफ कोई भगवान या ऊपर वाला साजिश तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं मतलब बोलते हैं ना कि लड़के रोते नहीं है। हाँ। बट उस समय पर मुझे याद है कि वो आंसू फिर रुके नहीं थे। सच में समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि अब घर वालों के सामने तो वैसे भी नहीं रो सकते, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो हमारे घर की एक छत हुआ करती थी, बारिश हो रही थी, बहुत रोया था मैं उस दिन 1-1.5 घंटे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में और क्या बचा है, क्योंकि दुनिया मेरे लिए वही थी। मतलब आज वो देख के लगता है कितनी छोटी चीज के लिए रो रहा था यार, बैठ के, कि एक एग्जाम नहीं निकला उसके लिए बैठ के रो रहा है। बट उस समय पर मेरे लिए दुनिया थी कि यार नहीं, मुझे यही एग्जाम लाना है, मुझे इसी कॉलेज के अंदर जाना है, मेरे लिए तो पूरा संसार ये है, चाहे उससे कुछ मिले ना। बट उस समय पर मान के बैठा था, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब तो कोई ना कोई तो साजिश है मेरे लिए, कि भगवान भी नहीं चाहते कि ये कॉलेज में मैं जा पाऊँ। मम्मी पापा का कुछ था नहीं। प्रशांत, इससे पहले आप बातचीत आगे बढ़ाओ, आपने एक बड़ी अच्छी बात की और मुझे लग रहा है कि लाखों बच्चों के लिए वो समझना बड़ा जरूरी है।
आपने कहा कि उस मोमेंट पे मैंने रियलाइज किया कि जिस चीज को मैं एक लाइफ मान के चल रहा था वो जिंदगी नहीं थी, जिंदगी में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आजकल हम देखते हैं इतने बच्चे जो कोटा जाते हैं तैयारी करने, और फिर वहाँ स्ट्रेस है, वहाँ कंपटीशन है। ऐसे आप अपने शहर में हो सकता है टॉपर हो, लेकिन आप हिंदुस्तान के टॉपर से कॉम्पीट कर रहे हो, वहाँ कर जाकर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और बच्चे फिर बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या ऐसे बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे अगर इन्हें एक सर्टेन पॉइंट पे लगता भी है कि नहीं यार मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं, तो उसी को अपनी लाइफ ना मान ले और ये सोचें कि लाइफ इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है? देखो होता क्या है कि हमें हमेशा ना मेहनत करने पे फोकस करना है। जब एक समय निकलेगा, जब वो आगे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे और आपको ऐसा लगेगा कि कितनी छोटी सी चीज थी जिसके पीछे हम परेशान हो रहे थे, हम रो रहे थे, बट वो चीज आज आपके लिए वो वैल्यू करेगी भी नहीं, वो इतनी बड़ी भी नहीं होगी, बट हाँ उस समय पर बुरा लगता है, उस समय पर बुरा लगता है। तो वो एक ऐसी एक प्यारी लाइन भी थी ना कि क्यों डरना कि क्या होगा, क्यों डरना कि क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। तो वो तजुर्बा जो है वो तो मिल ही जाएगा आपको, कुछ सीख तो आपको मिल जाएगी। ये टीनेज लव की तरह कुछ कि 14-15 साल में आदमी को जो प्यार होता है और किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है, उसे लगता है जिंदगी बर्बाद हो, और 5-7 साल बाद आप हंस रहे होते हो, फिर आप हंस रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो कि ये क्या करते थे, हम बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने उस चीज से कैसे ओवरकम किया? उसके बाद जब आपको लगा कि नहीं अब तो आप फिर IIT दिल्ली के लिए नहीं कर सकते हैं, है ना, तो फिर आपने आगे किस तरह से अप्रोच किया लाइफ को? नहीं, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा कि उस समय पर तो बहुत डीमोटिवेशन हो गई थी। तब तक आपने YouTube चैनल खोला हुआ था या नहीं खोला था। उस समय पर एकदम डीमोटिवेशन हो गया था, लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक समय ऐसा होता है जब आप वो दुख अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते जाके कि कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अब तो आप शेयर नहीं कर सकते वो चीज़ किसी से कि आपको कितना बुरा लग रहा है। आपके पेरेंट्स आपसे बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, बट वो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी थी, तो मैं शायद उस चीज़ से मुझे थोड़ा समय लगा, बट मुझे वो एक छोटी सी वो घटना याद आती है ना कि एक समय पे मैं जा रहा था और एक छोटा सा लड़का था, हमारे जिस गली मोहल्ले में मैं रहता था उसी के पास में एक वो छोटा सा लड़का था, एक घर बन रहा था और उस घर के अंदर ना वो जो ईंट वगैरह लगाते हैं वो पूरा उसका काम कर रहा था। वो बहुत छोटा लड़का था और वो काफ़ी बीमार था, बट उसके बाद भी वो काम कर रहा था। तो वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं उसको बहुत देर से देख रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि यार तेरी तबीयत खराब है, इतनी मेहनत में इतनी गर्मी में तू ये काम कर रहा है, मत करे ना, क्या हो गया, मतलब इतना क्यों कर रहा है? सही बात है। तो उसके बाद वो जवाब देता है कि भैया देखो क्या है कि जीवन में हाथ पैर एकदम सही हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा, है ना। उसके पिताजी थे नहीं, तो उसको वो घर चलाना है अपना, उसको पैसे कमाने हैं 4 ताकि वो खाना खा सके। और उसने वो लाइन बोली ना कि मेरे जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है, इतनी परेशानियों में है, और वो मुझसे बोलता है कि मेरे जीवन में कहाँ समस्या है भैया, मेरे पास तो हाथ है पैर है, मैं सही तरीके से चल पा रहा हूँ फिर पा रहा हूँ, तो मेरे जीवन में कहाँ समस्या है। उसको देख के मुझे लग रहा है कि मैं एक एग्जाम के लिए रो रहा हूँ और ये लड़का जो कि जीवन में इतना परेशान है उसके बाद भी ये बोल रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो उनके जीवन में जिनके शायद हाथ नहीं है, जिनके शायद पैर नहीं है, जो कि किसी ना किसी बीमारी से सही बात है बीत रहे हैं। मतलब फर्क सिर्फ नजरिए का है ना, फर्क सिर्फ नजरिए का है। बहुत अच्छी बात। तो उस समय पर लगा कि नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है, अगर जब तक मैं फिट हूँ, मैं एकदम सही हूँ, सारी चीजें सही चल रही हैं, तो हार क्यों माननी है फिर कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो उसी टाइम पे डिसीजन लिया था कि YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे। और वीडियो उसमें जो मैंने पहले की वीडियोस बनाई थी वो थी यही काउंसलिंग रिलेटेड। अच्छा, बच्चों को मैंने बताया था कि अगर आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो अगले साल तो ये गलतियां मत करना, ये काउंसलिंग होती है और ये काउंसलिंग में ऐसे फेल करना होता है। ओके, ये आपका पहला वीडियो था? ये पहले वीडियोस थे और इसमें मैंने काफी बच्चों को, जैसे उसमें कमेंट्स वगैरह आते थे तो उनको फोन पे समझाया भी था कि ऐसे काउंसलिंग करना है, क्योंकि मैंने वो गलती करी, मेरे लिए वो बहुत बुरा था, मैं चाह रहा था किसी और के साथ ना हो, क्योंकि आपकी पर्सनल अटैचमेंट थी उस मुद्दे के साथ ना। बिल्कुल। तो फिर शुरू में तो आपने ये वीडियो बना दिया कि नहीं इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन तब क्या ये भी उसी वक्त एक ख्याल आया था कि नहीं मुझे कुछ और चीजें भी YouTube चैनल पे बतानी है, पढ़ाना भी है? पढ़ाने का ख्याल कब आया फिर? वो ऐसी बात थी कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा था कि जब बच्चे आपके कमेंट करते हैं ना उस पर कि बहुत मदद हो गई, थैंक यू भैया, है ना। और जब पेरेंट्स कभी कभार कमेंट करते थे कि हमारा बच्चे का ये इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक मोटिवेशन सी मुझे मिलने लगी। मुझे लगा कि यार क्या पता यही डायरेक्शन है लाइफ की। तो मैंने फिर वहाँ से पढ़ाना शुरू करा, यूट्यूब पे ही लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करा।
उस समय पर तो ऐसा सच कुछ था नहीं, तो एक पेन और एक टैब लिया था लिखने वाला, तो उससे ऐसे पढ़ा के बनाता था। फिर धीरे धीरे एक स्मार्ट बोर्ड लिया, बड़ा कैमरा खरीदा, फिर वो चीजें सब आती गई। उस वक्त आप अपनी इंजीनियरिंग भी कर रहे थे, इंजीनियरिंग और अपने वीडियो भी बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। लेकिन वीडियो एकदम से तो चलते नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बहुत तो फिर वो भी अपने आप में एक डिमोटिवेशन है दूसरी तरह की, बहुत बार, है ना। बहुत तो बार। वो जर्नी कैसी थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, है ना, उनकी अलग डिप्रेशन है, उनके अपने स्ट्रगल है, उस बारे में बताइए। फिर जब आपको लगा नहीं मुझे कंटेंट बनाना है, पढ़ाना है बच्चों को, वो जर्नी आपकी कैसी थी? नहीं, कंटेंट क्रिएशन की एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि अगर व्यूज नहीं आएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, व्यूज आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे व्यूज आ गए हमारे पास। बट एक समय बाद ना मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि अब व्यूज आए या ना आए, मुझे तो पढ़ाना है, मुझे बच्चों को समझाना है, मुझे गाइड करना है, मोटिवेट करना है, वो मैं करता रहूंगा। मेरा निरंतर प्रयास ये रहेगा कि मैं मदद कैसे ना कैसे बच्चों की कर पाऊं। तो फिर मैंने जब एक बार ये माइंडसेट बना लिया कि अब तो करना है, जैसे हो सके वैसे करना है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मैं लकी था, थोड़ा सा आशीर्वाद होता है भगवान का कभी कभार, आपके माता पिता का, तो वो एक आशीर्वाद की वजह से वो डायरेक्शन सही मिलती गई। और बहुत लोगों का भी उसके पीछे हाथ होता है। अच्छा। अकेले की कभी कोई सक्सेस नहीं होती, उसमें बहुत लोग होते हैं जिन्होंने आपकी कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी मदद करी होती है। कुछ लोग थे जिन्होंने कभी शुरू के दिनों में कैमरा लेने में मदद करी थी, तो वो सब लोगों की शायद नहीं, बड़ी अच्छी बात है प्रशांत, आप इतनी कम एज में ये ग्रेटिट्यूड का भाव रख रहे हैं कि नहीं इंसान, हम लकी हैं कि हम वहाँ, हमारी जगह कोई और भी हो सकता था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मोमेंट फिर कब आया, वो क्षण कब आया जब आपको लगा कि नहीं यार, ये अब मुझे यहाँ पर ये रिस्पॉन्स मिल गया है, या मैं इतनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर पा रहा हूँ, अब मुझे यहीं पर रहना है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सफर आसान तो है नहीं, आप वीडियो बना रहे हैं, हजारों लाखों वीडियो पोस्ट हो रहे हैं यूट्यूब में, दुनिया को क्या पता कि कौन प्रशांत किराड़ है, वो क्या बात कर रहा है। वो क्षण कौन सा था जब आपको लगा कि नहीं इतने लोग तो मुझे देख रहे हैं, अब मैं कुछ करूंगा? वो कॉलेज भी चल रहा था उस समय पर साथ में, और यूट्यूब भी चल रहा था साथ में। एक समय ऐसा आया कि पढ़ाने में इतना मजा आने लगा और व्यूज वगैरह भी आने लगे, तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से पैसा भी आने लगा। अच्छा। हाँ, जब क्योंकि देखो बात ऐसी है कि हमारे माता पिता ना हमें बस गरीब नहीं देखना चाहते हैं। हमारे माता पिता हमारे सपनों के खिलाफ कभी है नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि, क्योंकि उन्होंने इतनी परिस्थितियां देखी हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कभी गरीब नहीं रहना चाहिए, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उनके लिए मेन वो था। तो शुरू में तो मेरे माता पिता भी बोलते थे कि क्यों बना रहा है, क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग कर ले, डिग्री में बहुत पैसा मिलेगा, पैकेज मिलेंगे, ये होगा वो होगा। शुरू में वो बोलते थे, बट उसके बाद एक समय ऐसा आया जब YouTube से थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, तो मैंने अपने माता पिता को गिफ्ट करा कुछ। तो फिर उसके बाद लगा कि उनको भी कि ठीक है, अब ये थोड़ा सोचने समझने में और पैसे कमाने में ठीक हो गया है, तो अब ये खुद से कुछ कर सकता है। तो वो एक समय आता है जब, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये वही बात कहते हैं, थोड़ा पैसा कमाया नहीं होता कि पैसे से कुछ नहीं होता। हाँ। सब कुछ, लगभग सब कुछ हो जाता है पैसे से। आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि आप किसी का भला भी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास पैसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो वही रिश्तेदार जो आपसे कह रहे हैं कि आपको पहले बिल्कुल भी मतलब आपसे बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ये सारी चीजें पलटती हैं समय के साथ। अब वो तीसरे रिश्तेदारों को बता रहे होते हैं कि वो तो मेरा भांजा है, वो मेरा भतीजा है। बिल्कुल ठीक है। वो फिर इधर उधर बताते हैं कि हाँ ये तो हमारे नोन में है, ये तो वो है, ये तो वो है, तो ये होता है बिल्कुल। और वो जो हर क्रिएटर की जिंदगी में वो क्षण आता है जब उसे लगता है कि वो वायरल हो गया या वो उसका वीडियो ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ आपके लाइफ में कब आया या सब कुछ ग्रेजुअली होता गया? मुझे नहीं लगता कि कभी कोई एक वीडियो वायरल हुई है, ऐसा कभी फेज आया नहीं है। धीरे धीरे व्यूज इंक्रीज होते गए, लोग जुड़ते गए। और शुरू में आपने क्या पढ़ाना शुरू किया था? शुरू में मैंने साइंस से ही शुरुआत करी थी। अच्छा, किस स्टैंडर्ड में? मैंने सबसे पहले 11th 12th ये जो जेई जो जिस एग्जाम को मैंने क्रैक करा था, मैंने सोचा था कि इसी पे ही पढ़ाएंगे, एंड ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट करा था। फिजिक्स, मेनली फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा, कुछ केमिस्ट्री के भी पढ़ाना मैंने स्टार्ट करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि जो 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बड़े परेशान रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है ना जब
आपके हार्मोन्स भी बड़े पीक पे होते हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, और उस समय पर पढ़ाई करना, बोर्ड एग्जाम पहला जीवन का, वो बड़ा टफ होता था। तो मैंने सोचा कि इन स्टूडेंट्स की भी मदद करते हैं, तो फिर उनके लिए साइंस पढ़ाना स्टार्ट करा। पर कोई ऐसा क्षण नहीं है जब मुझे ऐसा लगा कि वायरल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम के साथ आया है, कोई एक वायरलिटी नहीं मिली, वो तो टाइम के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बच्चों की बात की 9-10 के, से पहले कि मैं और आपके पढ़ाने पर आऊं, ये बताइए जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं, इनके सामने बड़ा चैलेंज जो आपने कहा ना यही है कि इसी उम्र में प्यार भी हो रहा है, इसी उम्र में दोस्तों के साथ घूमने का मन भी कर रहा है, सब कुछ खाने का मन भी इसी उम्र में कर रहा है, और यही उम्र अगर आपने अपने करियर पे ध्यान नहीं है तो फिर हो सकता है सारी जिंदगी परेशान होते हैं। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते हैं, कि वो अपनी प्रायोरिटी कैसे तय करें, और दूसरा कौन सी टेम्पटेशंस है, क्योंकि टेम्पटेशंस तो बहुत सारी है ना, जैसे मैंने कहा, उनसे किसको बिल्कुल ही किनारे कर देना कि नहीं, इस तरफ तो झांकना ही नहीं है, क्या सलाह देते हैं? ये बात बैलेंस करने की अप्रोच क्या बताते हैं? ये बात एकदम सही है कि मतलब हमारे एक तो करिकुलम ही ऐसा है ना कि ये एक ही ऐसी उम्र है जब हार्मोन्स भी पीक पे हैं, प्यार भी होगा इस समय पर, पढ़ाई करना भी जरूरी है, गुस्सा भी आएगा, थोड़े से माता पिता के साथ जो संबंध होते हैं वो भी खराब होने लगते हैं। ये सबसे उम्र है, और स्पेशली इसमें 9th और 10th के बच्चे सब होते हैं। ये जब भी बच्चे मेरे पास आते हैं ना, ये डाउट हमेशा लेकर आते हैं, और आप कभी नोट करना कि शायद स्कूल के टीचर से कोई उतना खुल के बात नहीं कर पाता। मैं आज भी बच्चों से मिलता हूँ तो वो बच्चे मेरे से एकदम खुल के बात करते हैं, और वो मुझे सर नहीं बोलते, वो भैया बोलते हैं। तो वो मुझसे बोलते हैं, अरे प्रशांत भैया मेरे साथ ना ये हुआ है, कुछ बता दो कि कैसे किया जाए। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो किसी भी चीज को लेकर, लाइफ के अंदर कोई भी चीज आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको उस समय पर खुद से पूछना है कि आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली खुद से सवाल पूछते हुए चलेंगे ना कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारा दिमाग उसका उत्तर खुद ब खुद देता जाएगा कि आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये हम बस पूछते चलें खुद से हर रोज, क्योंकि बहुत दिन ऐसे आते हैं जब हम इतना भटक जाते हैं कि हम ये खुद से पूछते ही नहीं है कि आज मुझे करना क्या है। हम जिंदगी के फ्लो में बहते जाते हैं, हमें ये याद ही नहीं रहता कि आज हमें क्या, आज मेरे लिए जरूरी क्या है। आज मेरे लिए जरूरी शायद मेरी पढ़ाई है मेरे लिए जरूरी, तो वो आंसर खुद ब खुद अंदर से आने लगता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम खुद से सोचो कि तुम्हारे लिए आज क्या जरूरी है, तुम्हें खुद आंसर मिलेगा। और डिस्ट्रैक्टेड होना कुछ गलत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसका वो बना दिया गया है कि अरे इतनी कम उम्र में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबके साथ हुआ है। मैं उस उम्र में था, मेरे साथ भी हुआ है, मतलब ये तो बहुत कॉमन है, सबके साथ हुआ है। तो इस चीज से, लेकिन यार सॉरी आपको बीच में रोकूंगा प्रशांत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी जो है अलग अलग चीजों से कैसे डील करता है, उसकी इमोशनल कैपेसिटी भी अलग होती है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं 17 साल की उम्र में जो किसी के साथ प्यार करते हुए पढ़ाई पर भी फोकस कर सकते हैं। कुछ लोग बेचारे ऐसे हो सकते हैं कि उनको लग रहा है मैं पढ़ाई पर तभी फोकस कर पाऊंगा जब मैं कुछ और रिश्ता ना रखूं। बिल्कुल। तो आदमी को खुद भी तो अपनी नेचर समझनी चाहिए ना कि मेरी नेचर क्या है। अगर मैं बैलेंस करना नहीं जानता हूं तो फिर मुझे प्रायोरिटी तय करनी होगी कि ये तो मैं छोड़ ही दूंगा या यहाँ तो मैं झांकूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं ये बात भी सही है कि सबका अपना अपना इमोशनल स्टेटस होता है कि आप कैसे चीजों को परसीव करते हो, कैसे चीजों के बारे में सोचते हो, और कैसे खुद को बैलेंस कर पाते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हर इंसान, हर व्यक्ति का बहुत अलग अलग है। बिल्कुल। तो इस पे तो डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट के लिए। चलिए, अब वो क्षण कब आया जिसकी बहुत सारी चर्चा होती है, आपने भी कहा कि दुनिया ने आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, एडटेक कंपनियों ने करना शुरू किया, और उनको लगा कि आप इतनी बड़ी एसेट बन चुके हैं कि अब इस एसेट को एक्वायर कर लिया जाए। क्या हुआ था और ये कब की बात है? ये एक समय ऐसा आया, मतलब मैंने 2020 में जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था, तो उसके 3 साल बाद, क्योंकि जब उस समय पर वीडियोस वगैरह काफ़ी चलने लग गई थी, 2023 के आसपास की बात होगी, तो उस साल में काफ़ी अच्छे बच्चे जुड़ गए थे, काफ़ी चैनल्स हो गए थे धीरे धीरे। बहुत बच्चे पढ़ते थे उस समय पर, एंड आज भी पढ़ते हैं, बट उस समय पर भी बहुत पढ़ने लग गए थे। तो फिर काफ़ी एडटेक कंपनीज हैं जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे उस समय पर चल रही थी, है ना, जिनके पास कई करोड़ों रुपए अपने पास वो लेके चलते थे। तो काफ़ी कंपनीज ने बुलाया, और काफ़ी कंपनीज ने बोला भी कि ये एक मतलब आप हमें अपना चैनल दे दो, ये जो आपका चैनल है इस पे हम आपके साथ अपने और भी टीचर्स ले आएंगे, आपको पूरी टीम दे देंगे और आप वहाँ से पढ़ा पाओगे, और आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चैनल के साथ साथ हमारा एक ऐप और है उस पे आ जाना है, और हम आपके एडवर्टीजमेंट्स, बैनर्स और सोशल मीडिया के जितने भी ऐड होते हैं उन सब में चीज़ों को रख देंगे। तो वो एक समय भी आया।
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चीजें बहुत टेम्पटिंग लगती थी। बहुत टेम्पटिंग लगती थी। वो आपको बुलाते हैं एक ताज होटल के अंदर, इतनी अमीर होटल के अंदर, मैंने नहीं देखी थी वो चीजें। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे लिए बहुत सिंपल था, बहुत कॉमन था, नहीं देखा था मैंने कभी, मेरे को नहीं पता था। तो वो चीजें देख के हर एक इंसान थोड़ा टेम्प्ट होता है, इंसान को लगता है कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बता रहा हूँ कि मम्मी पापा ऐसा हो गया, तो मम्मी पापा तो कह रहे हैं हाँ ले ले, क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उनके लिए तो ऐसा है ना कि जो काम आज तक शायद किसी जनरेशंस में किसी ने नहीं करा। कुछ साल पहले हम काउंसलिंग के 10,000 रुपए नहीं दे रहे थे क्योंकि हमें 10,000 ज्यादा लग रहे थे, और आज बेटा कह रहा है कि मुझे वो कंपनी कुछ करोड़ दे रही है। तो माता पिता के लिए तो प्रोसेस करना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, उनके लिए तो ये है कि ये तो जनरेशंस चेंज करने वाली चीज है ना, आप इसको आप कर लोगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि ले लेते हैं, बट पता नहीं क्यों अंदर से वो एक आपकी गट फीलिंग होती है, एक आपका दिमाग होता है और एक आपकी आवाज आती है आपके दिल से। तो कभी कभार ना जब जीवन का एक बहुत गहरा निर्णय लेना हो ना, तो कभी कभार दिल की सुन लेनी चाहिए। मैं तो बस इतना बोलूंगा कि वो एक आवाज आती है कि यार नहीं, मतलब शायद आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, कुछ खुद से करेंगे या फिर कुछ डिफरेंट करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम करना है। तो एक अंदर से आवाज आ रही थी, दिमाग तो बार बार कह रहा था कि नहीं ले लेते हैं, इतनी बड़ी चीज शायद लाइफ में मिले ना मिले, शायद गलत डिसीजन होगा, बहुत बेकार डिसीजन होगा, बट वो फिर वो दिल से आवाज आ रही थी कि नहीं करना, तो फिर वो नहीं लिया गया कभी। नहीं, लेकिन ऐसे मामलों में क्या होता, आपने कहा कि मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे ऑफर नहीं लेना, क्योंकि आपको किसी भी वजह से ठीक नहीं लगता। वजह ये भी हो सकती है यार मेरी फ्रीडम चली जाएगी, या मैंने अपने बच्चे की तरह इसको पाला पोसा, मेरा उस पर कोई हक नहीं रहेगा, ये लोग पता नहीं मुझसे क्या करवाएंगे, ये एक फियर भी रहता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वो टेम्पटेशन भी, ऐसे मैंने कहा कि करोड़ों रुपए कंपनियां दे रही हैं, और उस टेम्पटेशन के लिए आप ही को खुश नहीं होना, माँ बाप को भी तो कन्विंस करना है, खुद को ही कन्विंस नहीं करना। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल था, और क्या वो हुए थे या नहीं हुए, या विद द टाइम हुए? शुरू में तो वो नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने बोला कि इतनी अपॉर्चुनिटी इसको छोड़ना है, ये तो बहुत ही बेकार चीज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं करना बिल्कुल भी। बट धीरे धीरे उनका ऐसा हुआ कि चलो जैसा तेरी मर्जी है वैसा कर, लाइफ के अंदर डिसीजंस तू ले ही लेगा खुद से। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी चीज़ों के ऊपर इंटरफेयर उतना नहीं करा, कभी मुझसे बोला नहीं कि सिर्फ यही करना है या सिर्फ वो ही करना है। डिसीजन मेरे खुद के ही रहे हैं हमेशा से ना लाइफ के अंदर, तो इसलिए उन्होंने एक दो बार तो बोला कि अरे ले ले। मैंने कहा कि बहुत मुश्किल लग रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर हार मान के उन्होंने कहा कि जैसा तेरी मर्जी तू ऐसा कर, जो तुझे सही लग रहा है तू ऐसा कर। तो उनका ठीक है नहीं लेंगे। लेकिन तब तक आप अपने YouTube चैनल से इतना तो कमा रहे होगे कि आपके लिए अपना सर्वाइवल या जो भी बेसिक नीड्स हैं वो तो आपके निकल रही होंगी। आप ये समझिए वो 2023 का साल था जब मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। तो मेरा फाइनल ईयर था, उस समय पर प्लेसमेंट्स होती हैं कॉलेज के अंदर, तो कंपनियां आ रही हैं काफी, और ये एक अलग चीज है और YouTube एक अलग चीज है। 3 चीजें हैं आपकी जिंदगी के अंदर, और आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो बहुत मुश्किल था। तो उस समय पर पेरेंट्स का था कि ये कर ले, या तो ये कर ले, या तो ये कर ले, क्या करेगा बता दे थोड़ा। बट फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं YouTube। हाँ ये बात भी सही है कि वहां से उस समय तक पैसा ठीक ठाक आ रहा था कि अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। टीम भी बना दी थी उस टाइम पे मैंने, कुछ लोगों की एक छोटी सी टीम, तो हम सबकी सैलरी दे पा रहे थे, बस वो लग रहा था कि ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज प्रशांत बताइए, आपकी एक तो मेन चैनल जो XP हब के नाम से आपके नाम से है ना, उस पर तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आपके। तो किस तरह का कंटेंट, क्योंकि ऑफ लेट जो मैंने देखा आप मोटिवेशनल वीडियोस उसमें ज्यादा डाल रहे हैं, बाकी कुछ आपके चैनल ऐसे हैं जिसमें आप 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ पे 9th और 10th को पढ़ाते हैं। तो किस तरह का कंटेंट उन पे देते हैं, और आपके पेड कंटेंट भी होगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि कितनी चीजें अपने चैनल्स पे आप बताते हैं, और कितनी चीजें फिर जो आपके कोर्सेज हैं वो आप कोर्सेज के थ्रू अपने या बुक्स के थ्रू आप देते हैं। तो बेसिकली जो 9th 10th और 11th 12th के डिफरेंट चैनल्स हैं उनके ऊपर तो लेक्चर्स जाते हैं, हर साल लेक्चर्स आते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट्स भी होती हैं थोड़ी थोड़ी। लेक्चर्स आपके होते हैं? मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं ही उन पे पूरी साइंस पढ़ा रहा हूँ। जैसे 11th 12th में मैं फिजिक्स के लेक्चर्स डाल रहा हूँ, 9th 10th में पूरे साइंस के लेक्चर डाल रहा हूँ। तो वो सब जाता है। जो मेन चैनल आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मेनली वो कोई क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता कि 9th 10th 11th 12th, वो वीडियोस होती हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, कि अगर आप 13 साल से 20 साल की उम्र के अंदर हो, अगर आप अपनी टीनेज लाइफ के अंदर हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो वो सारी वीडियोस वो होती हैं जो कि एक स्टूडेंट की मदद कर पाएगा अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई एक चीज़ है, बट स्किल्स
और चीज़ों के बारे में जानना, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करना। जैसे कि एक टॉपिक होता है ये टीनेज लव, जो आप बात कर रहे थे। मैंने कुछ दिनों पहले ही ना इसके ऊपर एक वीडियो डाली, और जब मैं ये वीडियो की सोच रहा था ना, तो मेरी टीम ने बोला कि आप एक टीचर हो, आप टीनेज लव के ऊपर बात करते हो, अच्छे नहीं लगोगे। मैंने कहा मैं क्यों अच्छा नहीं लगूंगा बात करता हूँ? अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर जो इतने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनकी ये जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, उनके बारे में उनको कौन बताएगा, कौन उनकी मदद करेगा? तो उस पे वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि हर एक स्टूडेंट की मदद कर पाए। बाकी पे तो लेक्चर्स। आपने स्टूडेंट की मदद की बात की, तो हम स्टूडेंट से जुड़े, चूंकि मौका है हमारे लिए भी कि आप आए हुए हैं और आपकी इतनी फॉलोइंग भी है, तो स्टूडेंट से जुड़े जो कुछ मसले हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों को लगता है कि यार चीजें याद नहीं होती हैं, है ना? तो उसके लिए आप क्या बच्चों को सलाह क्या देते हैं? जो ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है कि पढ़ तो लिया, याद नहीं हो रहा, या फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि पढ़ लेते हैं पर उसके बाद याद ही नहीं रहता। तो मैं हर एक स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि ये मैं भी अपने समय पर ये चीजें फॉलो किया करता था। सबका अलग अलग ना पढ़ने का एक तरीका होता है, और सबका ब्रेन जो है वो डेवलप भी बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ है। बचपन से क्या क्या चीजें उसने देखी हैं, कैसे उसने सीखा है। तो जैसे प्रैक्टिकली मेरे लिए जब भी मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूँ और मैं उसमें साथ साथ में उसको लिखता रहता हूँ, मेरा हाथ मूव करता रहता है, तो वो मेरे ब्रेन के अंदर चीज जल्दी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जो कि साइंटिफिकली कहीं ना कहीं प्रूवन भी है, बट सबके लिए काम नहीं करता। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं हूं और बहुत ऐसे लोग हैं, अगर आप साथ साथ में लिखते रहोगे, आपका हैंड मूवमेंट रहेगा चीजों के बारे में, तो वो जल्दी स्टोर होता है, तो आप भूलते नहीं हो। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कि माइंड इतना शार्प होता है, जो कि एक बार पढ़ते हैं और उनको याद हो जाता है। फोटोजेनिक मेमोरी, फोटोजेनिक मेमोरी है, वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बट मैं ऐसा कभी था नहीं, क्योंकि मैं तो देखो बैक बेंचर रहा हूँ, मैंने वो एक रात पहले ही पढ़ के पास हुआ हूँ मैं। तो मेरे लिए जरूरी रहता था कि मैं लिखता रहूं और साथ साथ में चीज समझता रहूं। और दूसरी चीज है कि मैं प्रेफर करता था कि मैं किताब से ज़्यादा वीडियोस, लेक्चर्स, उनसे थोड़ा समझ लेता था, तो वो मेरे लिए थोड़ा जल्दी मुझे समझ आता था। तो ये दो चीज़ होती हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पूरा देख रहे होते हैं तो वो मतलब वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं ना, तो वो फास्ट रहता है और मेमोरी सही दिमाग के हमारे ब्रेन में इमेजेस बन जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर प्रशांत एक चैलेंज जो है ना ऑनलाइन पढ़ाई में, जो मैं बिना यूं कहूं कि मैं तो उस तरह से नहीं बच्चों की तरह पढ़ रहा, लेकिन एक चैलेंज जो समझ सकता हूँ वो ये कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, उसके पास टैबलेट है या हर किसी के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप तो है ही। अब बच्चा आया तो था डेस्कटॉप या लैपटॉप उसने यूज किया कि ऑनलाइन क्लास करेगा या पढ़ाई से जुड़ा कुछ करेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन भी दुनिया यहाँ पर लेकर बैठी है। हर कोई अपनी स्टॉल लगाकर बैठा है कि चलो 2 मिनट इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं, लेकिन वो 2 मिनट कब 2 घंटे हो गए आपको पता नहीं लगा। बिल्कुल। तो ये बच्चे भी आपसे शिकायत करते होंगे ना कि सर आए तो हम यूट्यूब पे आपका वीडियो देखने थे, लेकिन उसके बाद हमने और 3 घंटे क्या देख लिया हमें पता नहीं लगा। ये कितना, एक तो इसको ये चैलेंज तो है, इस पे आप क्या सलाह देते हैं बच्चों को? नहीं, ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि आते तो लोग यूट्यूब पे लेक्चर देखने के लिए, बट उसके बाद इधर उधर मिलता है और फिर उन्हें 1 घंटे बाद याद आता है। कपिल शर्मा शो देख गए 2 घंटे पता नहीं चला। फिर उन्हें 2 घंटे बाद याद आया कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि अरे हाँ, हमें तो पढ़ने जाना था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बच्चे, मतलब हर बच्चे की प्रॉब्लम है ये। तो मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि आप क्या करो ना, मतलब इसमें 2 चीजें हैं। आप क्या करो कि ना आपका जो मोबाइल फोन है जिसमें आप ये सारी चीजें कर रहे हो, इसमें डिस्ट्रैक्शन है, इसी में पढ़ाई है, ठीक है। तो इसको सही प्रकार से यूज कैसे करना है ना, हमें वो सीखना पड़ेगा। ये मोबाइल फोन इतना बड़ा डिवाइस है, सबको पकड़ा तो देते हैं हम छोटी उम्र के अंदर, बट उसको सही तरीके से यूज कैसे करना है ना, वो चीजें बताई नहीं जाती। तो अब जैसे कि मैं एक बहुत छोटे छोटे हैक्स बताता हूँ स्टूडेंट को। क्या हैक्स है बताइए? हाँ, तो मतलब मैं वो हैक्स बता रहा हूँ कि अगर तुम कभी पढ़ रहे हो तो ऐसा करो, 3 घंटे जैसे पढ़ना है तो हर घंटे पे एक अलार्म लगा के रख लो फोन के अंदर। तो जैसे इमेजिन करो कि अचानक से YouTube के ऊपर पहुंच गए आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, और वो YouTube पे हैं। अब आप YouTube स्क्रॉल करे जा रहे हो, कुछ और देखे जा रहे हो, तो जब वो आपका अलार्म बजता है ना, तो वो आपके लिए एक मैसेज होता है कि नहीं, आपको पढ़ने जाना था बट आप यहाँ पर आ गए हो। ट्राई करो शुरुआत में हर घंटे पे ना वो अलार्म सेट कर लो, जो भी आपका पढ़ने का टाइम है। उससे क्या होगा, उससे बार बार आपको याद आता रहेगा और कुछ दिनों में फिर आदत लग जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। और दूसरा एक और तरीका है, इस पे हमारा ब्रेन कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। जो हम देखते हैं वो हम सीखते हैं। आज मुझे हिंदी बोलना आता है, क्यों? क्योंकि बचपन से मेरे घर के अंदर इसी लैंग्वेज में बात हो रही है। कोई पंजाबी बोल रहा है तो शायद उसके घर के अंदर वही लैंग्वेज यूज हो रही है। ऐसे आपका ब्रेन काम करता है। सिमिलरली आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म चलाते हो, उस पर आप किस प्रकार का कंटेंट देखते हो, जो भी आप देख रहे हो ना,
उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। अगर आप पूरे समय कुछ ऐसा देख रहे हो जो कि अनप्रोडक्टिव है, बेकार है, तो आपका दिमाग में वही पूरे समय आता रहेगा और वैसे ही आपकी प्रोसेसिंग होगी। बट अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, किसी की छोटी सी कहानी, तो उससे क्या होगा कि आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपका दिमाग भी उस तरफ पे जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें कि खाने में जिस तरह से अगर आप गलत चीज कंज्यूम करेंगे तो आपका शरीर उसी तरह हो जाएगा, उसी तरह अगर आप ब्रेन में भी कंटेंट वाइज भी अगर आप गलत चीज कंज्यूम करेंगे तो आपका दिमाग भी उस तरह से अनहेल्दी हो जाएगा, या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी दूषित हो जाएगा उस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक जो और बच्चों के सामने जो चैलेंज आता है, या आगे इनकी बहुत सारे बच्चे सपोज किसी भी क्लास में जब एंटर करते हैं तो कुछ लोगों को तो सारी जिंदगी समझ नहीं आता कि सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, शेड्यूल कैसे बनाना है। और कुछ बच्चे इतने लकी भी नहीं होते। बहुत सारे बच्चे हैं इस देश में जो बेचारे इतने लकी नहीं कि घर पे पेरेंट गाइड कर पाए, या वो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि वहाँ टीचर गाइड कर पाए। क्या उन बच्चों को आप कहेंगे? एक बच्चा अगर सपोज 12th में आया, 11th में आया, और 12th में अगर स्पेशली आया, वो सोच रहा है कि मैं IIT की लिए भी तैयारी कर लूँ, 12th भी मैं अपना बोर्ड भी क्लियर कर लूँ, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैंने एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, उसकी मदद से मैं समझाता हूँ कि ये कैसे हो पाया। जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था उस समय पर मैं क्या करता था कि मैं किताब लेता था, उस किताब को मैं पढ़ने बैठता था। तभी एक दोस्त आता था मेरा, बोलता था ये बुक अच्छी नहीं है, ऐसा कर कि तू ये वाली बुक से पढ़ ले। तो फिर मैं वो किताब लेके आता था, वो पढ़ता था। फिर 1 महीने बाद कोई और दोस्त आता था, वो कहता था इससे सवाल नहीं आते, सवाल तो इस किताब से आते हैं। फिर मैं वो पढ़ता था। तो इतना बड़ा बंडल बन गया था घर में किताबों का, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से एक ऐसी किताब नहीं है जो मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। तो फिर मैंने एक हैक निकाला, और वो मैं हैक बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं RQR। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, ये RQR, ये हमेशा दिमाग में रखना। पहले R का मतलब है रिसोर्स, कहाँ से हमें पढ़ना है। 1 टीचर और 1 बुक। रिसोर्स सॉर्ट कर लिया कि इसी किताब से पढ़ेंगे, इसी टीचर से पढ़ेंगे। चाहे दोस्त बोले ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, नहीं, रिसोर्स हमारा फिक्स है। दूसरा Q यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी हमें करनी है, या फिर जो भी हमें पढ़ना है, वो हम क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से लगाएंगे, एक किताब उसके लिए फिक्स कर दी। अब नहीं जाना हमें इधर उधर, मार्केट में नहीं घूमना है, हमें दोस्तों से नहीं पूछना है। तीसरा है रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के कभी भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता। तो रिवीजन के लिए देख कर रखो कि आप कैसे रिवीजन कर रहे हो, आप खुद के नोट्स बना रहे हो, किसी और के नोट्स ले रहे हो, जो भी आपका डिफरेंट तरीका है, पर रिसोर्स एक ही होना चाहिए। तो ये RQR स्ट्रैटेजी जिस दिन मुझे समझ आई, मुझे लगा ये तो बेस्ट है। अब इधर उधर नहीं घूमना, अब अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। 1 बुक, 1 टीचर एंड 1 रिवीजन मटेरियल से बस। तो आपका कहना कि चीजों को लेकर ज्यादा टाइम तक कंफ्यूज नहीं रहना है ना, उसको, वरना दिमाग में बहुत क्लटर इकट्ठा हो जाता है। आपको लग रहा है कहां से पढ़े, तो इस समस्या से जल्दी निकलो, जल्दी तय कर लो कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है, इस किताब से पढ़ना है, क्योंकि वो उसमें आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। बिल्कुल। एक प्रशांत और थ्योरी जो हर जगह लागू होती है 2080 वाली, कि आपको जो 80% रिजल्ट है आपके 20% एफर्ट से आपको मिलते हैं। पढ़ाई में भी क्या इस तरह की कोई थ्योरी लागू होती है कि जो सिलेबस है उसमें से मोटा जो चंक है 20%, अगर हम वहां पढ़ें तो वहीं से 80% क्वेश्चन आते हैं, या कुछ ऐसा? 90% एग्जाम में ये थ्योरी वैलिड है कि अराउंड 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से कि आपका 80% पोर्शन आ रहा होता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। और ये बच्चे कैसे पता लगाएं? ये बच्चे कौन सा 20% डिपेंड कर रहा है वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। क्या करना होता है कि जो भी आपके पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह होते हैं, जो भी आपके पेपर हो रखे हैं पिछले साल, उससे पिछले साल, वो आपको एक बार स्टडी करने होते हैं, वो आपको देखना होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया की ऐसी दुनिया है, AI की हम बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब तो ये पता लगाना मुश्किल है। ये तो हमें आज के समय पर टेक्नोलॉजी या AI आंसर दे देगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो इस बुक में से, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो खुद छाट के दे देता है। अच्छा। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो उससे आपका 80% पेपर बन के आता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और बहुत बच्चे से पढ़ते भी हैं आज के समय पर, बहुत स्मार्ट हो गए हैं बच्चे। मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि इन टॉपिक से हमने पढ़ा था, पेपर भी हमारा हो गया और हमने क्लियर कर लिया। तो आजकल लोग बहुत यूज कर रहे हैं। तो आपने AI की बात की, इसी से सवाल एक ये भी है कि जो AI जिस तरह से दुनिया को बदल रहा है, पढ़ने के तरीके को बदल रहा है, काम करने के तरीके को बदल रहा है, बहुत सारी जॉब शायद रही ना, बहुत सारे काम भी ना रहे, तो ये आप इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं? क्या पढ़ाते वक्त इस बारे में कुछ ख्याल रखते हैं कि AI का क्या रोल होने वाला है, और कौन सी चीजें हो सकता है 5-7 साल बाद वो काम ही जब नहीं रहेगा, या उस तरह की इंफॉर्मेशन किसी को हासिल करने की जरूरत ही नहीं है? AI का चैलेंज और अपॉर्चुनिटी कैसे देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में?
मुझे ऐसा लगता है कि आज हम एआई यूज़ तो करते हैं और वो यूज़ करना ज़रूरी भी है, बट एआई जो है वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो आग से खेलने वाली चीज़ है, वो बहुत डेंजरस है। क्योंकि आज के समय पर वैसे भी बहुत लोगों की वो नौकरियां हटा ही रहा है और धीरे धीरे जिस एडवांस लेवल पे वो जाएगा तो बहुत लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आने वाला है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो एआई जो है वो लाइफ में चेंजेस लाएगा, जॉब्स भी जाएंगी, बट अगर किसी इंसान ने आज उस एआई को नहीं समझा तो शायद कोई और इंसान जिसको एआई आता है वही उसको रिप्लेस करेगा। क्योंकि आज मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमारी टीम में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि एक काम करते थे, आज वो 3 काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे काम एआई की वजह से आसान हो जाते हैं। क्या बात है। तो आप ये समझिए कि एक इंसान 3 लोगों के काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो टेक्नोलॉजी आती है। तो आज के समय पर सीखना बहुत जरूरी हो गया है। बट अगर मैं टीचिंग की बात करता हूँ, हाँ, इन फ्यूचर टीचिंग के अंदर रोल होगा एआई का। कहीं ना कहीं हम भी उन फीचर्स पे काम करते हैं, जैसे कि जो बच्चों के डाउट्स होते हैं उसको क्यों ना एआई की मदद से रिजॉल्व कर दिया जाए। बच्चों को अगर कोई कुछ चीज समझ नहीं आई है तो वापस से एआई की मदद से उनको समझा दिया जाए। तो ऐसे चेंजेस आएंगे, बट एक टीचर की भूमिका एआई चेंज करेगा, मैं तो ऐसा नहीं मानता। शायद कभी ऐसा हो जाए आज से 10-15 साल बाद। लेकिन क्या एआई से बच्चों को मदद तो मिल रही है ना? मदद मिलती है। लेकिन एक स्टडी ये भी है कि ये बच्चों को मानसिक तौर पर थोड़ा आलसी भी बना देगा, है ना? जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हो सकता है पहले आप खुद उस पर एक थॉट देते, आधा घंटा बैठते, 15 मिनट बैठते, जो भी कॉम्बिनेशन है वो ट्राई करते। अब जब एआई आपको पता आपकी मदद के लिए है तो आप उस सारी प्रोसेस से अपने आप को बचा ले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये आपको मानसिक तौर पे आलसी भी नहीं बना रहा बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े चीजों को आसान बनाने से क्या होता है, ये तो मोबाइल फोन ने भी सबसे पहले यही करा था कि जैसे मोबाइल फोन आया, गूगल आया, तो शायद हम जो छोटी सी कैलकुलेशंस जो हम खुद से किया करते थे वो कैलकुलेटर पे आ गई। उसके बाद जो छोटा सा दिमाग हम खुद लगाया करते थे वो गूगल पे आ गया। अब वो काम एआई की मदद से हो रहे हैं। तो यस, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जनरेशन्स में ये प्रॉब्लम आती है कि वो थोड़े रिलेटिवली वीक होते जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर किसी ने वो चीज नहीं सीखी तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो एआई इज अ डेंजरस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि वो आग से खेलने वाली चीज है, बट खेलना सबको पड़ेगा, कोई अवॉइड नहीं कर सकता उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत, चूंकि आप मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते हैं और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम टाइम में जब आदमी एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है तो बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में बदलती भी है। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, है ना, कि हमें बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं हो जाना। लेकिन ज्यादातर लोग हो जाते हैं संतुष्ट। कि सपोज कोई आदमी जैसे कहा कि कल तक अगर उसने घर पे देखा कि 10-20 हज़ार रुपए देखना भी बड़ी बात थी, अचानक से अगर 2 लाख 5 लाख आ जाए तो उसको लगता है जिंदगी में और क्या चाहिए। लेकिन एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए अपने आप को ये समझाना कि नहीं यार, ये 5 लाख 10 लाख बड़ी चीज तो है, लेकिन मुझे इस पर नहीं रुकना, और मुझे इवन कि 2 करोड़ या 10 करोड़ पे भी नहीं रुकना, मुझे अपनी लाइफ को एक बड़ा पर्पस देना, हायर पर्पस देना और उस दिशा में जाना है। ये कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपकी जो पूरी जर्नी है, मुझे लग रहा है आप जो पढ़ा रहे हैं, ऊपर वाले ने जो माँ सरस्वती की जो कृपा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये पीछे हैं। अगर आप उससे पूछें, बड़ी चीज है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की है कि हम बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं हो गए। लोग तो 10,000 की नौकरी के बाद 25,000 पर भी बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं, छोटे शहर में नौकरी लग गई, अब कहीं नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे संतुष्ट नहीं होना। वो अंदर मुझे बताइए उस बारे में प्रशांत क्या सोचते हैं, और वो अंदर से क्या थॉट प्रोसेस आपका उस बारे में? नहीं, मतलब मुझे स्टार्टिंग में तो ये बहुत लगता था, क्योंकि एक ऐसे घर से आ रहे हैं ना जब हमने नहीं देखा उतना पैसा, और जब उतना पैसा आता है तो थोड़ा तो लगता है कि यार इतना पैसा भी होता है क्या। हाँ, बिल्कुल। लोग इतना पैसा भी कमा रहे हैं क्या? वो मीम भी तो चलता है, इतने पैसे होते हैं, इतने पैसे सच में होते हैं क्या? तो वो शुरू में तो बहुत लगता था देखकर। बट एक चीज है, मुझे एक छोटी सी वो मतलब मेरा एक किस्सा है छोटा सा, कि जैसे एक बार एक एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, तो मैं सेंटर्स पे जाता हूँ जहाँ पर बच्चे बाहर निकलते हैं, तो उनके माता पिता होते हैं वहाँ पर। तो मैं गया था, इसी साल की बात है। इस साल जब मैं सेंटर के बाहर गया ना, तो वहाँ पर पूरा भीड़ लग गई। पूरा वो रोड शुरू से लेकर अंत तक 100 मीटर का रोड पैक हो गया था। जब आप वहां गए? मैं वहां गया था, और वहां पर बच्चे तो बाहर निकल रहे थे, बट उनके पेरेंट्स पहले से थे। तो उनके पेरेंट्स आके बता रहे हैं कि हमारा बच्चा सुबह आपकी लाइव देख रहा था, मैराथन देख रहा था, हम भी उसके साथ जग के देख रहे थे। क्या बात है। और जो
आप इतनी मेहनत करे थे उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल, और वो सब हम देख रहे हैं। पूरा रोड बंद हो चुका है, वहां से पुलिस ने वहां से बाहर निकाला हमें, तो वो देखा ना, तो पुलिस को भी लगा हुआ कि अचानक कोई फिल्मी सेलिब्रिटी आ गए, कौन आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ऐसे किस्से होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि लाइफ में ना यही कमाना था। सही बात है, पैसा नहीं कमाना था, ये कमाना है लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में देखो पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने देश के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे जो कि मुझसे कई करोड़ों रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, बट मैं एकदम प्राउड होकर सामने देख कर ये बोल सकता हूँ कि जितना प्यार मैंने कमाया शायद वो बहुत कम लोगों ने कमाया होगा। तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। जो प्यार हमने कमाया है वो बहुत कम लोग हैं इस देश के अंदर जो आप कह रहे हैं कि जो काम है उस काम को करने से एक जिंदगी का जो मकसद समझ में आता है, और जो लोगों का प्यार आपको जिंदगी की सार्थकता महसूस करवाता है कि मेरी जिंदगी का एक पर्पस है, एक सार्थकता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो फील आता है ना, मतलब मैं हर साल जीना चाहता हूँ उस फील को। मैं आज भी काम करता हूँ ना, तो मुझे वो याद आता है वो पल, और मैं चाहता हूँ कि नहीं अब और मेहनत करेंगे, अगले साल फिर पढ़ाएंगे पूरा ये साल, और जब अंत में बच्चों से मिलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। तो वो फील है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप पूछ रहे थे ना कि कंट्रोल कैसे है इन चीजों को लेकर, यही मेन मोटिवेशन है। मोटिवेशन आपके लिए ये है कि आप इस प्यार के लिए काम कर रहे हो। पैसा भी जरूरी है, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि पैसा तो एक जरूरी है, बट पैसा एक समय तक होता है ना, कि एक लिमिट तक कि आपके पास पैसा है, सबको पता है। लेकिन अभी तो आप खुद भी यंग हैं, 23 साल के हैं, 23 साल की उम्र में बच्चे के सब वो मन में करता है कि ठीक है यार मैं काम से ब्रेक ले लेता हूँ, 10 दिन गोवा घुमाते हैं, या अभी काम करना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, और टेम्पटेशन है दुनिया में तमाम तरह की, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं तो उसको एंजॉय भी तो करेंगे ना। लेकिन साथ में अगर जब हम इतना काम हाथ में ले रखा है तो वो काम भी हमसे डिसिप्लिन भी मांग रहा है, वक्त भी मांग रहा है, तो ये अभी कैसे बैलेंस हो पा रहा है? मैं आपको सही बताऊं तो बैलेंस नहीं होता। बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता। और मैं कोई इसमें कोई झूठा दावा नहीं करूंगा कि मुझसे बैलेंस हो जाता, नहीं होता। बहुत दिन होते हैं जब मैं नहीं सोता, बहुत दिन होते हैं जब एक एक दो दिन की नींद निकल जाती है, और कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 2 घंटे की नींद, कभी 3 घंटे की नींद, ऐसा भी हो जाता है। और ये जो वेकेशंस और ये ट्रिप्स होती हैं, ये मैं जब भी जाता हूँ, या तो मतलब मैंने एक उसूल बना रखा है कि साल में 2 बार अपने मम्मी पापा को कहीं ना कहीं घुमा के लेके आना है, क्योंकि ये मेरा है कि बचपन से हम ज्यादा कहीं गए नहीं थे, तो मेरा है कि नहीं इनको घुमाना है मुझे हर जगह, जहाँ जहाँ पे मैं ले जा सकता हूँ, जितना समय है मैं ले जाना चाहता हूँ। बच्चे सुन रहे हैं, देखिए ये भी प्रशांत की कितनी अच्छी बात है। इतने व्यस्त रहते हैं, उनका कहना उसमें भी मैं 2 बार छुट्टी लेता हूँ, तो ये नहीं कि दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ या गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा हूँ, मम्मी पापा को लेके जा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है आदमी जिंदगी में बड़ा तभी बनता है जब उसकी सोच या में एक बड़प्पन या यूं कहूं की गहराई होती है। आपकी शायद ये सोच ही आपको आगे लेके गई है। नहीं मतलब मुझे ना वो टाइम याद आ जाता है ना कि जब जो मेरी माँ है वो मेरे साथ सुबह जगा करती थी जब मेरा एग्जाम था। उनका तो एग्जाम भी नहीं है, वो मेरे साथ सुबह 4 बजे जगी हुई है। हमारे साथ भी ऐसा होता था, है ना। मतलब मम्मी लोगों की बड़ी एक ऐसी होती है कि बच्चा सो ना जाए। हाँ, उनका ये होता था कि वो सो ना जाए पढ़ता कहीं, इसलिए वो जागते हैं। उनका एग्जाम नहीं है, बट वो 4 बजे जग रही है, मेरे लिए चाय बना के ला रही है कि चाय पी लो, कि अब सोना नहीं है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम में जाके देना है। तो उन्होंने जो इतनी मेहनत करी है, पापा ने जितनी मेहनत करी है, मुझे नहीं लगता कि उतना तो मैं जीवन में क्या ही कर लूंगा। तो इसलिए बस ये प्रयास रहता है कि हर साल में समय कम रहता है, बट 2 ट्रिप्स ऐसी हो जाएं जिसमें कि अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये अब आपका जो ये एक्सपी हब है और बाकी जो आपके चैनल्स हैं, एक तो पहले हम ये बताइए कि इसका भी मॉडल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? आप बच्चे आपसे किताबें भी खरीदते हैं, आप कोर्सेज भी आप सेल करते होंगे, क्या कुछ है वो? बेसिकली सबसे पहले तो YouTube है, YouTube पे लेक्चर्स वगैरह जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम बच्चों के लिए बुक्स वगैरह काफ़ी लेकर आते हैं ऑफलाइन जगह। और कौन लिखता है इन किताबों को? किताबें हमारी, मतलब मैं खुद ही क्वेश्चंस वगैरह सारे, और थ्योरेटिकली मैं, बट और टीम भी है, क्योंकि एक टीम होती है जो कि पूरी चेक करती है कोई एरर तो नहीं आ गया है, मिस्टेक्स वगैरह, वो पूरी एक टीम चेक करती है, बट ऑथर मैं ही हूँ। ठीक है। जो हम बुक्स लॉन्च करते हैं इसमें भी हमारा बहुत समय जाता है। तो वो बुक्स वगैरह आती रहती है, 9th 10th 11th 12th डिफरेंट बुक्स आती रहती हैं हर साल में। 2 या 3 किताब तो हम लॉन्च कर ही देते हैं, आप ऐसा मान लो हर साल में इतनी किताब हो जाती हैं। तो वो है। बाकी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट टॉपर्स के नाम से, तो उसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं
वो सब देते हैं बच्चों को, वो भी 9th 10th 11th 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें वो जो भी उन्होंने स्ट्रीम ले रखी है 11th 12th के अंदर, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, उन सब के डिफरेंट कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे होते हैं हमारे। और ये सब अफोर्डेबल रहते हैं? हाँ, ये प्राइजेस तो हमने बहुत मतलब मिनिमम टू मिनिमम कर रखे हैं। हम अगर एक साल का बैच भी आप बात करोगे जहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट होता है और जनवरी तक पूरा बैच चलता है, जनवरी फरवरी तक, तो उस एक बैच की प्राइस 3,500 रुपए से भी कम होती है। अच्छा, अरे तो क्योंकि वो ऑनलाइन बैचेज हैं और हमें ऐसा लगता है कि जितना अफोर्डेबल आप कर सकते हो उतना अफोर्डेबल कर देना चाहिए। और इस चीज़ से पर्सनली मैं तो बहुत रिलेट करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कभी कभार कि जैसे हम बहुत लोगों से मिलता हूँ आज के समय पर, मैं तो कुछ लोग बोलते हैं 3,500 का बैच है, इसको 6,000 का कर दो, कोई फर्क तो नहीं होगा, सही बात है, बट आपका रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ कि आप इस देश के अंदर आप घूमे कहाँ हो? आपने अभी गांव में गए हो कभी? आपने देखा है कि एक वो इंसान जो कि 3,500 रुपए दे रहा है उसके लिए वो भी ज्यादा है? शायद हमें लग रहा है वो कम है, बट ऐसे बहुत बच्चे हैं देश के अंदर जिनके लिए वो बहुत ज्यादा है आज भी। तो वो शायद वो 6,000 जाते ही ना, बहुत बच्चे ले ही नहीं पाएंगे वो कभी। तो वो बस एक चीज है जिस वजह से हम प्राइजेस वगैरह सब बहुत नॉर्मल रखते हैं और कम रखते हैं जितना रह सकता है। और आखिर में कोई मैसेज जो आपके इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, लाखों आपको सुनने वाले, करोड़ों सुनने वाले, अगर उनको जो भी आपके दिन में 2-3 बातें हैं दिल से, क्या उनको कहना चाहेंगे? जो बच्चे 13, 14, 15, 16, 20 जितने भी साल के हैं आपको सुनते हैं, क्या उनको मैसेज लास्ट में देना चाहेंगे? मैं सबसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये लाइफ तुम्हारी है, इसको एंजॉय भी करना है। बस इतना याद रखना कि जीवन में ना तुम सब कुछ बेहतरीन करने के लिए बने हो। ये मत सोचना कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे दोस्त ने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। तुम सब कुछ बेहतरीन करने के लिए बने हो, बस खुद पे भरोसा रखना। कभी भी वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना खुद का, उसको डाउन मत होने देना। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं 11th में कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, तो तुम लोग इससे भी बहुत ऊपर जा सकते हो, बस इतना याद रखना। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत। और मुझे एक बार फिर से कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज की तारीख में जब लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, एक मेरे सामने 22-23 साल का लड़का बैठा है, इतनी कम उम्र में आपने जिंदगी को ना सिर्फ साधा है। और होता क्या है आज के टाइम में, जिन लोगों ने भी पूरी बातचीत सुनी, समझना कि अच्छी बातें करना बहुत आसान होता है। आप 10 मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए, 3 किताबें सुन लीजिए, तो हर कोई आदमी प्रवचन दे सकता है। लेकिन जब आप अपनी अच्छी बातों को जिंदगी में उतारते हैं और कुछ बनते हैं, तो उस आदमी की बात में वजन होता है। प्रशांत आज इसलिए यहाँ बैठे हैं और इनकी बातें मैं भी इसलिए ध्यान से सुन रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें अपनी जिंदगी में उतारी। अगर ना उतारी होती तो शायद वो वहां ना पहुंचते जहां पहुंचे हैं। तो इसलिए भी आपकी बातों की ज्यादा कदर है। थैंक यू सो मच प्रशांत, और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही जिंदगी में नए मकाम हासिल करें और बच्चों को यूं ही मोटिवेट करें। और जो आपका एक पर्पस है कि ऐसे बच्चे खास तौर पर जो शायद आर्थिक तौर पर उतने संपन्न नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप इस तरह से आपने जो बहुत कम फीस रखी हुई है उनको आप साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका साथ कभी आप छोड़े ना। यही हमारी उम्मीद भी और दुआ भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।